कल की शानदार क्लोजिंग ने यह साबित कर दिया है कि हमारा इंडियन मार्केट फिलहाल ग्लोबल मार्केट के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ पे भी बड़ी गिरावट होती, क्योंकि मंडे के दिन इंटरनेशनल मार्केट सारे गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिए थे। लेकिन हमारे बाजार में शानदार शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत तो हुई, लेकिन एक तरफा तेजी बनी और बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनी। अब ये इशारा है कि आने वाले समय में हमारे बाजार में एक तरफा तेजी होगी। और ये इतनी बड़ी खरीदारी कहाँ से निकल के आ रही है उसको भी देखेंगे, और क्या आने वाले समय में वाकई में यस बैंक में भी बड़ी तेजी आएगी। यहाँ पे अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो क्लोजिंग उसकी 59,537 के स्तर पर रही, जहाँ पे 2.70% की ज़बरदस्त तेजी रही, यानी 1,564% की बम्पर तेजी। और ये इंट्राडे में काफ़ी दिन के बाद हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखी है, और ये इशारा है कि अब बाजार में पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया है और यहाँ से अब खरीदारी भी आएगी। और ऐसे में आपने अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो बिल्कुल यही मौका है, अच्छे स्टॉक पकड़े और निवेश शुरू कर दे। यहाँ पे निफ्टी बैंक की बात करें तो 39,536 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 3.29% की बम्पर तेजी हमने निफ्टी बैंक में भी देखी। अब येस बैंक की अगर बात करें तो 16.45 पर था, जहाँ पे 1.54% की हमने तेजी देखी। तो आप देखेंगे दूसरे बैंकिंग शेयरों के सामने यस बैंक में उतनी तेजी नहीं थी, और इसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी बड़ी खरीदारी हो चुकी है। और इस समय आपको पता ही होगा, पिछले दिनों हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि यस बैंक में रिटेल इन्वेस्टर फिलहाल बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करे, बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है, लेकिन उनकी काफ़ी ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। और ऐसे में स्टॉक भी एक ही जगह पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले समय यहाँ पे जरूर तेजी बनेगी, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे कोई बड़ा अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बीच में यस बैंक के लिए लगातार अच्छी रेटिंग मिल रही है। अब क्रिसिल की तरफ से भी रेटिंग आ गई है, बहुत ही शानदार। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने यस बैंक की जो रेटिंग थी टियर 2 बॉन्ड्स बेसल 3 के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की रेटिंग थी उसको क्रिसिल ने BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। साथ ही उसने बैंक के आउटलुक को भी स्थिर से बदलकर पॉजिटिव कर दिया है। यस बैंक ने ये इसकी जानकारी ऑलरेडी हमें एक्सचेंज को भी दे दी है। तो आप देख सकते हो कि क्रिसिल की तरफ से भी रेटिंग बढ़ चुकी है। क्रिसिल ने इसके अलावा बैंक के 20,000 करोड़ रुपीज़ के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी CD की रेटिंग भी क्रिसिल ने A1 से बढ़ाकर उसको A1+ कर दिया है। रेटिंग को बढ़ाने के पीछे क्रिसिल ने जो वजह बताई, उनका कहना है कि बैंक के प्रदर्शन में निरंतर सुधार जारी है और ये उम्मीद दिखा दे कि आने वाले समय में बैंक और अच्छा प्रदर्शन करेगी। इसमें डिपॉजिट में बढ़ोतरी हो रही है, बिजनेस मॉडल और रिस्क मैनेजमेंट से जुड़े प्रैक्टिस में नए सिरे से बदलाव के साथ बेहतर एसेट क्वालिटी, मुनाफे में बढ़ोतरी और 8,900 करोड़ रुपये की जो प्रस्तावित पूंजी जुटाने की योजना है, इस योजना ने कैपिटल बफर को मजबूत करना शामिल किया। यानी एक तरह से देखें तो क्रिसिल की तरफ से कहा जा रहा है कि यस बैंक ने काफ़ी कुछ अचीव किया है और आने वाले समय में यस बैंक ऐसे ही मजबूती से आगे बढ़ेगी, और इसीलिए हम इसकी रेटिंग को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे क्रिसिल की तरफ से कहा गया है कि मार्च 2020 के बाद लागू की गई रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के बाद बैंक के डिपॉजिट बेस में लगातार सुधार देखा जा रहा है। इसे आगे भी जारी रहने की उम्मीद है और जो बैंक को एक अच्छी स्थिति में बनाए रखने में कामयाब रह सकती है। क्रिसिल की तरफ से कहा गया है कि हाल ही में कार्लियल और एडवेंटिक इंटरनेशनल यहाँ पे 1.11 अरब डॉलर यानी करीब 8,900 करोड़ रुपये का निवेश यहाँ पे करने जा रहे हैं, और इस निवेश के बदले में उनको शेयर और वारंट जारी किए जाएंगे। और क्रिसिल ने कहा है कि बैंक को इस पूरी ये जो इन्वेस्टमेंट आएगा इसके बाद में और भी अच्छे से बेहतर अपना कारोबार करने में एक बड़ी मदद मिलने वाली है। तो यस बैंक की रेटिंग को सुधार दिया है क्रिसिल ने। इससे पहले मूडीज ने भी इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि मूडीज ने आउटलुक में भी बदलाव किया है, जो स्टेबल कर दिया है। रेटिंग एजेंसी ने जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूर रेटिंग है और लॉन्ग टर्म फॉरेन लोकल करेंसी डिपॉजिट की रेटिंग है उसको BA3 से अपग्रेड करके उसको B2 कर दिया है। और आप देख सकते हो कि लगातार हर रेटिंग एजेंसी इसकी रेटिंग को अपग्रेड करे। इसके अलावा आप देखें तो हमने डिस्कस भी किया था ऑलरेडी कि यहाँ पे इंडिया रेटिंग ने भी इनकी रेटिंग को अपग्रेड किया है, जहाँ पे देख सकते हैं पहले IND-BBB की जो रेटिंग थी उसको बढ़ा के अब IND-A- कर दिया है, और जो आउटलुक था उसको भी यहाँ पे स्टेबल कर दिया गया है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड थे उसके भी रेटिंग को यहाँ पे देख सकते हो कि IND-BBB स्टेबल थी, उसको अब बढ़ा के IND-A- स्टेबल कर दिया है। इसके अलावा बेसल 3 ईयर बॉन्ड जो है उसकी रेटिंग को भी IND-BBB- से IND-BBB+ कर दिया है। तो ये आप देख सकते हो कि लगातार रेटिंग एजेंसियाँ रेटिंग को बढ़ा रही है, और इसीलिए यस बैंक मजबूत हो रही है। और आने वाले समय में भले ही इस समय प्राइस आपको कम बढ़ती हुई दिखाई दे, इसके पीछे वजह यह भी है कि एक तरफा अच्छी तेजी भी बनी थी। स्टॉक लगभग 12.5 से जो दौड़ना शुरू हुआ था वो लगभग 17.90 18 तक जाके आया, और ऐसे में थोड़ा सा फिलहाल स्टॉक आपको रेस्ट के मोड में दिखाई दे रहा है। जल्दी यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी और स्टॉक 20 को क्रॉस कर सकता है। यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, सरकार कुछ
सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहती है, यानी उनका प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। लेकिन इसके लिए भी लोगों की दो राय है, यानी कुछ लोगों की राय बटी हुई है, कुछ चाहते हैं ये अच्छा डिसीजन है, कुछ कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन है और इसकी वजह से आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव की तरफ से भी कुछ कमेंट्स किए गए। उनका कहना है कि जो सरकार ये निर्णय ले रही है, जो डिसीजन ले रही है, एक तरह से देखें तो वो अच्छा है। उनका कहना है कि ये जो डिसीजन है ये बैंक को उसके और ज़्यादा कार्यकुशल बनाएगा और एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और भी तेज हो जाएगा, साथ में उनकी जो कार्य क्षमता उसमें भी बढ़ोतरी होगी। यानी एक तरह से देखें तो प्राइवेट हाथों में जाने के बाद कोई जवाबदारी मिलेगी और उस वजह से कामकाज का तरीका बढ़ेगा। जो एम्प्लॉयज़ है उनके अंदर भी एक नई एनर्जी का संचार होता है, क्योंकि प्राइवेट बैंकों को एक रिजल्ट देना होता है और इसलिए जितने एम्प्लॉयज़ है वो भी पूरे जोश से काम करते हैं, वैसे सरकारी बैंकों के साथ में नहीं होता है। लेकिन उसके साथ में उन्होंने एक और बात जोड़ी है कि एक तरह से ये डिसीजन है ये सोशल कॉज के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने जैसा होगा। यानी जो प्राइवेट बैंक है वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देंगी, यानी उनका जो मोटो है वो ये होगा कि किस तरह से प्रॉफिट कमाया जाए। लेकिन जो सोशल कॉज है वो सारे पीछे रह जाएंगे। जैसे कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं भी लानी होगी जो लोगों के रोजगार को बढ़ाने के लिए हो, छोटे स्मॉल एसएमईज हो या फिर रिटेल बिजनेस हो, उनको राहत देने के लिए भी सरकार की तरफ से योजना आ सकती है। तो वो सारी योजनाएं हैं ये प्राइवेट बैंक वाले नहीं लाएंगे, क्योंकि उनको उससे कोई फायदा नहीं होता है। वो सिर्फ बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने या फिर ऐसे जहाँ से इनको अच्छा रिवेन्यू आना होगा वहीं पर वो निवेश के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे सोशल कॉज के लिए एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिसीजन है ये कुछ फ़ायदा भी देगा, लेकिन साथ में एक सामाजिक ढांचा जो बना हुआ उसमें कुछ रुकावट आ सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये डिसीजन थोड़ा सा फिलहाल डिले भी किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय सरकार ये सारी बातें देखने के बाद में ही इसके ऊपर डिसीजन ले सकती है। अब हमारे इंडियन मार्केट के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि एफपीआई के जो इन्वेस्टमेंट है, यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का जो इन्वेस्टमेंट है वो जो एशिया के बाजार में आ रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान अब उनका सिर्फ इंडियन मार्केट में, यानी वो इंडियन मार्केट में ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि टोटल जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसमें 76% का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया के बाजार में, यानी आप देख सकते हो एशिया के 9 बाजार जिसमें से सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वो सिर्फ इंडियन मार्केट में कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। चाहे ग्लोबल मार्केट में गिरावट हो उसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो कि चाइना को फिलहाल उन्होंने एक तरफ कर दिया, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हो टोटल जो इन्होंने एशिया के जो बाजार में इन्वेस्टमेंट किया, यानी करीब 7.5 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, यानी इंडियन रुपीज़ में वो 59,876 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इस अगस्त महीने में। उसमें से अगर आप देखें तो 5.7 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया के बाजार में हो, यानी इंडियन रुपीज़ में देखें तो 45,506 करोड़ रुपीज़ का पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्होंने इंडियन बाजार में किया है। और इसके अलावा 2 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ पे दक्षिण कोरिया में किया है। तो ये आप समझ सकते हो एफआई की पहली पसंद बन चुका है इंडियन मार्केट, और ऐसे में एक तरफा तेजी बनेगी। और इसका सबूत भी ऑलरेडी हमें मिल चुका है कल के बाजार में। कल ज़बरदस्त खरीदारी हुआ एफआई की तरफ से। अगर आप उनके आंकड़े देखोगे तो यहाँ पे उनको कुछ मिक्स आंकड़े आपको दिखाई देंगे। 17 अगस्त को उन्होंने 2,347 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और 18 अगस्त को उन्होंने 1,706 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। फिर 19 अगस्त को उन्होंने 1,110 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। तो 22 अगस्त को उन्होंने 453 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। 23 अगस्त को फिर से उन्होंने 563 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। 24 अगस्त को उन्होंने 23 करोड़ रुपीज़ का छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया। 25 अगस्त को उन्होंने 369 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन 26 अगस्त को उन्होंने 51 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली फिर से की। और 29 अगस्त को जब बाजार जबरदस्त गिरा, 850 पॉइंट की गिरावट, उस समय इन्होंने 561 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट अपना बेचा। लेकिन अब ये जो आंकड़ा है ये बहुत चौंकाने वाला है। कल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खरीदारी एफपीआई ने कर ली है। अब उनको समझ में आ चुका कि इंडियन बाजार इस समय फेयर वैल्यू पे निवेश यहाँ पे किया जा सकता है। तो आप देखेंगे तो उन्होंने 16,145 करोड़ रुपीज़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ये 30 तारीख की बात है, जहाँ पे उन्होंने जो सेल किया वो 11,979 करोड़ रुपीज़ का। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 4,165 करोड़ रुपीज़ की है। इंट्राडे में ये सबसे बड़ी खरीदारी काफ़ी दिनों के बाद हमने देखी है, ज़बरदस्त खरीदारी। इसके अलावा हमारे जो घरेलू बाजार के जो निवेशक है, बड़े फंड हाउस, उन्होंने कुछ बिकवाली की है, 656 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। तो आप ये देख सकते हो कि एफआई बाजार में पूरी तरह से छा गए। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जिस तरह से आ रहा है, बाजार आने वाले समय एक तरफा तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट आपको बनाए रखना है। और स्पेशली यस बैंक की रेटिंग लगातार अच्छी हो रही है, यस बैंक मजबूत हो रही है। थोड़ा सा धैर्य के साथ इसमें अगर आप निवेश को बनाए रखेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ सकता है। अब यहाँ पे गिरावट की संभावना तो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि आप ये समझ सकते हो कि
जो नया इन्वेस्टमेंट आने वाला है उसमें उनके लिए जो वारंट जारी किए जाएंगे वो 14.82 की प्राइस से होंगे, यानी 15 रुपये के आसपास इसकी बेस प्राइस बन चुकी है। तो डरने की कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट बिना करके रखे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।